हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और ये है सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए वो वहाँ मैंने आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत समझा दिया था, बट ऐसे ही समझा दिया था। वहाँ मैंने एड्जॉर्प्शन जैसे टर्म जब पैराग्राफ में यूज़ होते हैं उन्हें समझना एक अलग ही चीज़ होती है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कह रही हैं, मैकेनिज्म क्या होती है, और लास्ट में हम लोग समझेंगे इंट्रोपी समझेंगे। ओके, और एक्सोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है ये भी जानेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, द एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एट द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट एज द एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। ओके, आपसे कह रहा है कोई भी सॉलिड है उसके जो बल्क के मॉलिक्यूल हैं, ओके, उसके जो बल्क के मॉलिक्यूल हैं, ओके, और जो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो मैंने लाइट ग्रीन से किए वो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, और जो पिंक से किए वो उसके बल्क के मॉलिक्यूल हैं, आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट, ये सेम इन्वायरमेंट में नहीं है। ओके, ठीक है। द एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स इन द बल्क हैव बैलेंस फोर्स। ओके, आपसे कह रहा है कि जो बल्क के मॉलिक्यूल हैं, जो बल्क के मॉलिक्यूल हैं, इसके पास क्या है, बैलेंस फोर्स है। क्या है इसके पास, बैलेंस फोर्स। ओके फाइन, लिखा है इनसाइड द एड्जॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड बट नॉट ऑन द सरफेस। द पार्टिकल्स आर not surrounded by the atom or molecules of their kind on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces. Okay, आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए ये जो बल्क का मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, सारे सेम इन्वायरमेंट में है ये। ओके, लेकिन जो हमारा सरफेस का मॉलिक्यूल है, जो हमारा सरफेस के मॉलिक्यूल है वो हमारा बैलेंस फोर्स से नहीं घिरा हुआ है। देखिए एक ऊपर से फोर्स कम है, अट्रैक्टिव फोर्स कम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल फोर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल फोर्स। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। आगे आपसे कह रहा है hence the net force is zero in the bulk and they are in the state of stability, but the adsorbent molecule at the surface have some unbalanced or residual force which are satisfied by attracting the एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस। ओके, इसी वजह से क्या है कि इसके पास तो कैसा नेट फोर्स है, इसके पास जो नेट फोर्स है, इसके पास जो नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है। इसके पास नेट फोर्स क्या है, इसके पास हो गई हमारी नेट फोर्स ज़ीरो। लेकिन जो भी हमारे सरफेस पे मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके पास एक रेसिडुअल फोर्स है। मतलब क्या है, एक कम फोर्स है जिसकी वजह से वो क्या, उस फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए एड्जॉर्बेट को अपने ऊपर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, एक रेसिडुअल फोर्स को क्या सेटिस्फाई करने के लिए एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, on the surface, thereby resulting in the higher concentration of adsorbate molecule at the surface than in the bulk. Hence the adsorption is the surface phenomena. Okay, इसी वजह से हमारा क्या है, एक रेसिडुअल फोर्स जो कि हमारे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक अनबैलेंस फोर्स होता है। ओके, उस फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जो एड्जॉर्बेंट हैं वो एड्जॉर्बेट को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से क्या है, जो हमारा एड्जॉर्प्शन है वो कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। ओके, इसी वजह से हमारा एड्जॉर्प्शन एक कैसा फिनोमिना है,
सरफेस फिनोमेना है। ओके, आपसे आगे क्या कह रहा है? आपसे आगे कह रहा है जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए इसका भी रीजन आइए, जो आपका एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? देखिए क्यों है। देखिए जो हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है रेसिडुअल फोर्स। ओके, इनके पास क्या होता है? रेसिडुअल फोर्स। और इनके पास होता क्या है? इनके पास होता है हाई एनर्जी, राइट। इनके पास होता है हाई एनर्जी, क्योंकि इनके पास एक फोर्स नहीं तो बहुत एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये क्या होते हैं? अनस्टेबल भी होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल भी होते हैं। जैसे ही इनके पास एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल आ जाता है, एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल आया और इनसे क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया इनके सरफेस पे, इनके इंटरफेस पे क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया है। तो क्या हो जाता है? इनकी एनर्जी कैसी हो जाती है? इनकी एनर्जी हो जाती है लेस एनर्जी। ओके, और ये अनस्टेबल थे तो कैसे हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, राइट। और देखिए जहाँ भी हाई एनर्जी टू लेस एनर्जी होती है, ये जब एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स इनसे अट्रैक्ट होते हैं तो क्या हो जाती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और जहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है वहाँ क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वहाँ क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है आपका। ओके, वहाँ क्या होता है आपका? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी वजह से हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस है? हमारा एड्सॉर्प्शन है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए पैराग्राफ में भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पैराग्राफ में लिखा है द अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एंड द एब्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रेसिडुअल force at the surface energy of the adsorbent and this decreases the surface energy। मैंने क्या बताया? surface energy को क्या कर देता है? कम कर देता है of the adsorbent and this decrease energy appears as a enthalpy of adsorption। और ये जो energy इसकी decrease होती है high energy से, देखिए क्या है मैंने आपको क्या बताया, ये high energy से क्या होता है? less energy पे जाता है, जो कैसे appear होती है? enthalpy of adsorption। कैसे appear होती है? इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। आपसे कोई पूछेगा इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन यही होता है जब एड्सॉर्बेट हमारे एड्सॉर्बेंट पे क्या होता है? अट्रैक्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जो हाई एनर्जी से लेस एनर्जी पे जाता है वो कैसे अपीयर होती है? इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, क्या लिखा है आगे? हेंस द एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, आगे क्या लिखा है? आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है द पाउडर्ड फॉर्म्स आर बेटर एड्सॉर्बेंट। ओके, आपसे कह रहा है जो पाउडर फॉर्म होता है वो ज़्यादा बेटर एड्सॉर्बेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज इन द पाउडर्ड फॉर्म, क्योंकि इन द पाउडर्ड फॉर्म द सरफेस एरिया इज मोर। पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है? सरफेस एरिया क्या हो जाता है आपका? ज़्यादा हो जाता है। सो द नंबर ऑफ द सरफेस एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर मोर एंड हेंस द नंबर ऑफ रेसिडुअल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन आर मोर, सो द एड्सॉर्बिंग पावर इज हाई। आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए जैसे कि हमने कोई क्रिस्टल लिया, इस पे जो है एड्सॉर्प्शन क्या होगा? लेस होगा। किसके कंपैरिजन में? अगर आप इसी को पाउडर फॉर्म में कर देंगे तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ओके, इस पैराग्राफ में आपसे इतना ही कहता। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इट गिव अ हायर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज it gives higher or more surface area। ओके,
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट गिव अ हायर सरफेस एरिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है हमारा, इंट्रोपी जैसे टर्म्स आ रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें इंट्रोपी मैं आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको थोड़ी समझ में आ जाए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इन एड्जॉर्प्शन व्हेन द एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट। आपसे कह रहा है, जैसे मानिए, समझते जाइए सही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, हमारा ये है एड्जॉर्बेंट, ठीक है, और ये हमारे क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, ये हैं हमारे एड्जॉर्बेट। जब ये इस पर अट्रैक्ट नहीं होते हैं तब की कहानी आपको बता रहे हैं। द इंट्रोपी डेल्टा एस इज हाई, कह रहा है आपसे, तब इंट्रोपी विच इज डेल्टा एस कैसी होती है हमारी? हाई होती है। कैसी होती है? हाई होती है। ओके, आगे आपसे क्या कह रहा है? इंट्रोपी इज हाई बट वंस दे आर एड्जॉर्ब्ड thus the degree of freedom, that is randomness, is disrupted, hence the entropy decreases after adsorption। आपसे कह रहा है ये जब हमारे एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो डेल्टा एस क्या हो जाता है? याद रखिएगा, डिक्रीज हो जाता है। अब भाई लोग पूछेंगे कि ये डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस है आपकी इंट्रोपी। क्या है इंट्रोपी? देखिए इंट्रोपी आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी मैं उसको इंट्रोपी समझा देती हूँ। देखिए इंट्रोपी होती क्या है? इंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ रेंडमनेस। ये कितनी रेंडमनेस है? नेचर उस प्रोसेस को फेवर करता है जिसकी इंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये बॉक्स है आपका ए, ये बॉक्स है बी, इसमें भरी है ए गैस, ओके, और इसमें भरी है बी गैस, ठीक है, और यहाँ एक आपका शील्ड लगा जिससे ये क्या और मिक्स नहीं हो पा रही है। लेकिन मान लीजिए आप ये शील्ड हटा दें, तो ए और बी आपस में क्या होना शुरू होंगी? मिक्स होनी शुरू होंगी। और आप देखें यहाँ रेंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है। ए और बी के मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा रहे हैं, नेचर इस प्रोसेस को क्या करेगी? फेवर करेगी, राइट। नेचर इस प्रोसेस को क्या करेगी? फेवर करेगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है? इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। जहाँ भी इंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है उस प्रोसेस को नेचर हमारी क्या करती है? फेवर करती है। उस प्रोसेस को हमारी कहती है आप आराम से हो जाओ। लेकिन अब मान लीजिए आपसे हम कहें कि ए और बी को दोबारा हटा दीजिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आप मानते हैं कि प्रेशर डिक्रीज कर दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये खुद से नहीं होंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखिए समझिए आगे और। देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा धक्का लगाएं, वो अपने आप या तो खुद से हो जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से खुद से हो जाए, या फिर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और वो अपने आप होने लगेंगे। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जिन्हें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होने के लिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि नेचर के फेवर में नहीं होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? नेचर के फेवर में होते हैं। मैंने आपको इंट्रोपी समझा दी, वंस अगेन इंट्रोपी को समझिए। इंट्रोपी क्या होती है? ये कोई ए और बी गैस है, यहाँ अगर आप इस ए और बी का जो हमारी शील्ड लगी उसको हटा दें, ए और बी आपस में मिलने लगेंगे और क्या हो जाएगी? इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी और इसको नेचर हमारा फेवर करेगा। याद रखिएगा एक टर्म और याद रखिए कि जहाँ भी इंट्रोपी इंक्रीज होगी वहाँ क्या होगा? वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। जहाँ भी इंट्रोपी इंक्रीज होगी वहाँ क्या होगा? प्रोसेस हमारा कैसा होगा? इंट्रोपी इंक्रीज होगी और प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। ओके, और आपसे क्या कह रहा है कि जब, अब आते हैं हम लोग के टॉपिक पे कि एक्चुअली टॉपिक क्या चल रहा था। यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझा दी, जिससे जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझ जाए। अब आपसे क्या कह रहा है? जब हमारे इस एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्बेट नहीं आके अट्रैक्ट होते हैं तो इंट्रोपी क्या रहती है? हमारी इंक्रीज रहती है। और जैसे ही ये सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, हमारा इंट्रोपी क्या होती है? इंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आपके हिसाब से ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? बताइए, आप लोगों के हिसाब से ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? नॉन
स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, राइट। आप लोगों के हिसाब से प्रोसेस कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, यानी एडजॉर्प्शन जो है वो कैसी हो जानी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जानी चाहिए। लेकिन एडजॉर्प्शन तो अपने आप हो रही है नेचर में, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो कैसा प्रोसेस है ये, कैसा प्रोसेस है बताइए, ये अपने आप हो रही है नेचर में, तो लेकिन एक्चुअल में ये कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। ऐसा क्यों है, इसका भी रीज़न देखिए क्या लिखा है, इसका रीज़न लिखा है Hence the system move from higher entropy to lower entropy। मैंने आपको बताया ना सिस्टम कैसे जा रहा है, पहले उसकी एंट्रोपी थी ज़्यादा थी, लेकिन फिर क्या, जैसे ही एड्जॉर्प्शन हो गया उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हायर एंट्रोपी टू नेगेटिव, दैट इज द एंट्रोपी चेंज, दैट इज डेल्टा एस इज नेगेटिव। ओके, क्या कह रहा है आपसे, डेल्टा एस कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। जब डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, ओके, जब हमारा डेल्टा एस, याद रखिए एक मूल मंत्र, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव यानी वो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। देखिए ये सब 11th के पार्ट हैं, अगर आपको नहीं समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं सब बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो याद रखिएगा डेल्टा एस जब पॉजिटिव होगा तो आपका प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। यहाँ लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उस हिसाब से आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लेकिन एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्यों हो रहा है, इसका ही रीज़न मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होने की वजह कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। इसका रीज़न आप ध्यान से देखिए आगे क्या बोल रहा है आपसे, आगे बोल रहा है Therefore the adsorption should be non spontaneous in the nature। यही जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से adsorption कैसा होना चाहिए, non spontaneous। Despite the negative delta H, adsorption became spontaneous due to the हाईली नेगेटिव डेल्टा एच। ओके, यहाँ डेल्टा एच ने अपनी कहानी खेल दी और डेल्टा एच कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, हाईली नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, क्या है हमारा, हाईली नेगेटिव है, ठीक है, हाईली नेगेटिव है आपका। इस वजह से क्या हो गया, ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, विच मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव। ओके, डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, विच इज द होल सोल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। इसकी वजह से क्या हो गया, देखिए क्या हुआ आपका, डेल्टा एस क्या हो गया था, डेल्टा एस क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। उस वजह से आप लोगों ने क्या मान लिया था कि जो हमारा ये प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लेकिन डेल्टा एच यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वो भी हाईली नेगेटिव हो गया। इस वजह से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया आपका एड्जॉर्प्शन का, और डेल्टा जी भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इन दोनों की वजह से हमारा जो एड्जॉर्प्शन है, जो हमारा एड्जॉर्प्शन है वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपसे आगे कह रहा है as the time progresses due to the satisfaction of residual forces, the rate of adsorption falls and the amount of energy released also decreases। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो रेसिडुअल फोर्सेस है वो सेटिस्फाई होते जाएंगे और क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ये है देखिए, ये इसी इक्वेशन की वजह से क्या, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, और इंट्रोपी भी हमारी क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी एंट्रोपी भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और हमारा प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और याद रखिए इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब डेल्टा एच, इस इक्वेशन समझिए, जब डेल्टा एच आपका डेल्टा एस टी के इक्वल हो जाए और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी आपकी हो जाए जीरो, तब क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाता है। याद रखिए हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट हमारी कौन सी होती है, याद रखिएगा, आपके एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि डेल्टा जी जब इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। आपसे पूछ सकता है, बताइए कि कौन सा केस जो है वो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 ऑप्शन, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन पूरा डेल्टा जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके, डेल्टा जी इज ज़ीरो, डेल्टा जी इज ज़ीरो, और नन ऑफ दीज आपसे पूछ सकता है, नन ऑफ दीज आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। ओके, ऑल ओवर आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ऑल ओवर होता क्या है एड्जॉर्प्शन से, अनबैलेंस होता है सिस्टम, बैलेंस हो जाता है, अनस्टेबल होता है,
स्टेबल हो जाता है, मोर एनर्जी होती है, हाई एनर्जी हो जाती होती लेस सॉरी हाई मोर एनर्जी होती है, लेस एनर्जी हो जाती है। तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। मैंने इसमें एक एक चीज़ आपको समझाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, और अगले वीडियो में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिवाइज करेंगे, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए अमीन्स के। जल्द ही अमीन्स की क्वेश्चन सीरीज भी आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।